नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है क्लास 12th के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। कई बच्चों के साथ ये समस्या होता है कि सर हम चैप्टर तो पढ़ लिए हैं लेकिन इतना ना चैप्टर हो गया कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उस कॉपी में से क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो इसी के लिए हमने क्या किया है, आपके लिए VVI ऑब्जेक्टिव प्लस BVI सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज बांट दिया है ताकि आप धीरे धीरे एक एक करके भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपका 8 दिन या 10 दिन या 20 दिन में, आपका जितने भी दिन में भी हो, 8 चैप्टर फर्स्ट बुक आप आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जैसे कि आपको बच्चे लोगों को मैंने कॉपी भी मंगवाया था, सारे बच्चों ने दिया, तो बच्चे लोगों का कहना था कि सर एक बार करवा दीजिए ताकि मैं मिलवा लूँगा। पढ़ाई तो सब बोर्ड में बुक कॉपी में है ही, लेकिन फिर भी उसके अलावा एक बार मैं करवा देता हूं ताकि आप सब लोग एक बार कंफर्म हो जाइए कि हाँ इसका आंसर ये होगा। जो बच्चे भी नए देख रहे हैं उनको नहीं पता है कि प्रैक्टिस सेट कहाँ से मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर करके और इसको आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारे पास चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। पहला हो चुका है जो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाके ढूंढ लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा पे चलते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, क्वेश्चन कह रहा है कि ए वर्क ऑफ 20 जूल, है ना, जो वर्क हो रहा है वो कितना जूल का हो रहा है, 20 जूल का, और कितना कूलम चार्ज पे हो रहा है, 2 कूलम चार्ज पे हो रहा है। तो हमसे बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आपको पता है कि V का फॉर्मूला होता है W/Q। ओके, V का मान हमको निकालना है, W का मान दिया हुआ है 20, Q का मान दिया हुआ है 2, काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर। ओके, सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अब आते हैं पहला के बाद दूसरा पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन कि यदि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू P है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमने P मान लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि PE cos थीटा, ठीक है, वो भी माइनस के साथ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो जब कॉस को हटाइएगा तो यहाँ डॉट लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारे पास U बराबर P वेक्टर डॉट E वेक्टर, वो भी किसके साथ होगा, माइनस के साथ। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, बी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस R, ठीक है ना, हमें पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए कितना दूरी पर, R दूरी पर, और यदि उसका चार्ज क्या है, Q, तो आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता करना है। तो V बराबर फॉर्मूला होता है K इंटू Q/R, मॉड वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो V K का मान होता है 1/4πε0 Q/R। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा बुआ, बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता चुके हैं। अब सवाल आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज। ठीक है, वर्क का होता है ml, ये होता है वर्क का ml² T⁻²। चार्ज का होता है बाबू AT, चार्ज का क्या होता है AT। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बुआ, ml² T⁻⁻3, क्योंकि 1 ऊपर जाएगा तो -1 और -2, और a बराबर a के क्या हो जाएगा, -1। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ml² T⁻⁻3 a⁻⁻1, यानी सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कहाँ पर, a इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अच्छा, हमारे पास है पांचवा नंबर, द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V। ठीक है ना, E और V के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगा। ठीक है ना, तो वो सिंपल होगा E बराबर -dV/dr। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, R को हम लोग X कहते हैं, तो सिंपल हो जाएगा ए नंबर, E बराबर -dV/। तो बच्चे लोग जैसा कि आपको पता है, सॉरी स्टार्ट, बच्चे लोग जैसा कि आपको पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज है, ठीक है, क्यों, इलेक्ट्रॉन एक तरह का क्या है, चार्ज है,
और वोल्ट क्या है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं ताकि आप वैल्यू भी जान पाओ, ठीक है ना। वैल्यू क्या जान पाओगे, तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला वैल्यू होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 10 - 19 कूलम, ओके। और 1 वोल्ट में होता है 1 जूल बट्टा 1 कूलम, तो कूलम से कूलम कट जाएगा, तो 1.6 10 - 19 उसका वैल्यू हुआ, और मात्रक क्या हुआ, जूल। और जूल किसका मात्रक होता है, एनर्जी का। तो कोई आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो क्या बोलिएगा, एनर्जी का। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर कहता है उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो वैल्यू है वो P है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है। कितना एंगल पर रोटेट करते हो, थीटा। तो आपको बताना है कि कॉमन इनिशियल डायरेक्शन से इसमें से कौन सा फॉर्मूला वर्क डन का सही होगा। तो शायद आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप सिंपली सोच सकते थे कि जब टॉर्क की बात होती है तो साइन आता है, और जब वर्क की बात होती है स्केलर क्वांटिटी की तो वहां पे कॉस आता है। तो बताइए, तो इस चारों में से कॉस वाला कौन है, तो कॉस वाला ए नंबर है। हमने कंडीशन में लिखवाया भी था इसको, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, 7वां का ए। 8वां देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि डिस्टेंस जो है वो कितने पार्टिकल्स के, 2 पार्टिकल्स के, क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। देखिए इन्होंने ये नहीं बताया कि दोनों पार्टिकल पॉजिटिव है कि दोनों पार्टिकल निगेटिव है, बस सीधे बोला कि 2 पार्टिकल के बीच के दूरी को क्या कर दे, बढ़ा दिया जाए। तो इस कंडीशन में अगर इसको बढ़ाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम जाएगी, और इसको बढ़ाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो चूंकि चार्ज ही क्लियर नहीं है, तो ये क्लियर नहीं हो सकता है कि वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो हमारा सही आंसर होगा डी नंबर, आइदर भी इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ओके। चलिए हमारे पास है अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा कि द यूनिट, कहता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट इज इक्वल टू, यदि एक बात बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है, तो वोल्ट किससे मिलके बना है, तो आपको पता है ना, वोल्ट बना है जूल पर कूलम से, ठीक है। तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर। वोल्ट किससे बना है, जूल पर कूलम से। आप लोग मिला लीजिए, ओके। 10वां नंबर, 10वां में कहता है कि द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए चार्ज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक बात बताओ, कोई सरफेस है जिसकी पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, और वो क्या कर रहा है, इस ए पॉइंट से कहाँ जा रहा है, बी पॉइंट पर, किसको लेकर, चार्ज को लेकर। तो जब दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है, तो आप बताइए दोनों जगह पर पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वर्क बट्टे चार्ज, ओके। लेकिन आपको पता है ना, चेंज इन पोटेंशियल 0 है, क्योंकि जितना पोटेंशियल यहाँ है उतने पोटेंशियल यहाँ है, तो वर्क बट्टे चार्ज। तो एक बात बताइए, जब पोटेंशियल में कोई परिवर्तन आया ही नहीं तो वर्क डन क्या होगा, 0। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बउआ, 0। जब सोच के देखो, तुमको कोई काम करने के लिए बोले और तुमको पढ़ने के लिए भेजा गया और तुम में कोई परिवर्तन ही नहीं आया, तो कितना काम किए होंगे, 0। क्यों, क्योंकि ना पढ़े ना कुछ सीखे। तो सिंपल बात है, अगर किसी का वर्क डन यदि 0 है तो मतलब उसकी चेंज इन पोटेंशियल भी क्या होगी, 0 होगी इस केस में, ठीक है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। 10वां के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक चार्ज है, ए चार्ज कंडक्टर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, एक चार्ज कंडक्टर है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, ठीक है ना, पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। तो एक बात बताइए, ठीक है ना, एक कंडक्टर है, तो आपको पता है ना, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक। तो E का फॉर्मूला होता है dV बट्टा dr। अब चूंकि E ही 0 है तो आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल 0 नहीं है, V कांस्टेंट होता है, V 0 नहीं होता है, लेकिन पोटेंशियल का ग्रेडियंट 0 होता है, क्योंकि पोटेंशियल का ग्रेडियंट बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो ये भी 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल कभी भी 0 नहीं होगा बल्कि यूनिफॉर्म होगा। तो ऑप्शन ढूंढिए, तो पोटेंशियल इज 0 गलत, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 0 सही। पोटेंशियल 0 नहीं है बल्कि पोटेंशियल का ग्रेडियंट 0 है, ओके। 11 के बाद 12 नंबर देखिए। 12 नंबर में कहता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एग्जिस्ट करता है एक्स एक्सिस में, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए ध्यान से,
तो अगर ये एक्स एक्सिस में है तो बताइए ये वाई में होगा और ये जेड में होगा, ठीक है। तो बताइए तो ये कितना होगा वाई जेड, और फील्ड किस में होगा एक्स में। तो बताइए हमारा सरफेस कहाँ रखा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस किस में होगा, तो बोलिएगा वाई जेड में। तो अगर फील्ड एक्स में है तो ये किस में होगा वाई जेड में। ओके, नेक्स्ट अब कह रहा है इक्वल चार्जेज आर गिवन टू स्फेयर ऑफ ए डिफरेंट रेडियाई। अब सपोज कीजिए यहाँ पे दो स्फेयर है, ठीक है ना, एक बड़ा है और एक क्या हुआ छोटा है, ठीक है ना, ये बड़ा आर है और ये छोटा है, ठीक है। अब कह रहा है दोनों पर इक्वल चार्ज दिए हैं तो पोटेंशियल किसका बड़ा होगा, तो सोच के देखिए V का फॉर्मूला क्या होता है K इंटू क्यू बट्टे आर। K कॉन्स्टेंट है तो V K पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि बोल रहा है दोनों पर हमने इक्वल चार्ज दिया तो चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं है। तो V खाली किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस में, वो भी कैसे, इन्वर्सली। तो अगर रेडियस बड़ा होगा तो V छोटा होगा, और अगर रेडियस छोटा हुआ तो V क्या हुआ, बड़ा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, बिल्कुल बात सही है। रेडियस जितना कम होगा पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। तो सही ऑप्शन कौन होगा, होगा ये नंबर, ठीक है। V का फॉर्मूला होता है चूंकि चार्ज दोनों पर एक जैसा है, K एक जैसा है, तो V किस पे डिपेंड करेगा, R पर, और वो भी इन्वर्सली, तो एक बड़ा होगा तो एक क्या होगा, छोटा, ठीक है। चलिए 13 के बाद अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर गिवन ए पॉजिटिव चार्ज। एक बात बताओ, एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है ना, कितना दे दिया बुआ, प्लस क्यू चार्ज। तो V का फॉर्मूला क्या होगा, तो V का फॉर्मूला होगा K Q बट्टे R, और वो भी प्लस। और आपको पता है ना ये सरफेस पर होगा, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर dV बट्टा dr होता है, फील्ड जीरो होता है तो dV बट्टा dr अंदर की ओर। तो आप बताइए तो अगर किसी का डिफ्रेंशिएशन जीरो आया तो पक्की बात है V कांस्टेंट होगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कांस्टेंट, और वो भी कैसा कांस्टेंट, तो पॉजिटिव कांस्टेंट। तो अगर आपसे पूछेगा यहाँ पर, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि ऑप्शन कौन सा होगा तो बोलिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अंदर होता है वो पॉजिटिव और यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो V भी पॉजिटिव आएगा, और यूनिफॉर्म क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा है, जीरो, तो बिना यूनिफॉर्म के डिफ्रेंशिएशन जीरो आ नहीं सकता है, इसीलिए वो क्या होगा बउआ, पॉजिटिव और यूनिफॉर्म, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एज अ लार्ज डिस्टेंस। तो आपको बता देता हूं कि V का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, उसका दूरी के साथ संबंध होगा 1/r², और इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल का दूरी के साथ संबंध होगा 1/r²। नीचे r³ होता है, यहाँ r² होता है, लेकिन चूंकि ये पोटेंशियल पूछ रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ पर कौन सा मारेंगे, 1/r², ठीक है ना। फील्ड पूछता तो 1/r³, पोटेंशियल पूछेगा तो 1/r², क्योंकि उसके फॉर्मूला में दूरी के साथ यही रिलेशन आपको कॉपी में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 16 अब देखिए क्या है, अब कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 1 कूलम एट 1 मीटर, ठीक है ना। तो आप बताइए V बराबर क्या दिया हुआ है, V का फॉर्मूला होता है 9 × 10 के पावर 9 Q बट्टे R। तो V बराबर 9 × 10 के पावर 9, Q के जगह 1 और दूरी के जगह 1, तो कट के V बराबर कितना आ जाएगा, 9 × 10 के पावर 9। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9। और यहाँ पे जो मात्रक की जो है ना कमी है, तो मात्रक यहाँ पर वोल्ट होगा, ठीक है ना, तब सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सारे सही है, लेकिन इसमें यहाँ पे गलती से यहाँ पे कूलम की जगह वोल्ट की जगह कूलम लिखा गया, तो आप वोल्ट बना करके लिख सकते हो C नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए 16 के बाद 17 देखिए। 17 में कह रहा है यहाँ पर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो जीरो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, वो कहाँ होता है, तो बता चुके हैं आपको, इक्वेटोरियल लाइन पर। कैसे, तो आपको बता देता हूँ, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस एक प्लस, दूरी सबका एक जैसा। तो जब दूरी एक जैसा और चार्ज भी एक जैसा, लेकिन एक प्लस और एक माइनस, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर इस लाइन को कौन सा लाइन बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो बताइए किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा, तो इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है। अब आता है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर है, तो बता तो चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W बाई चार्ज। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। ठीक है, कौन सा होगा, बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट 19। अब सवाल है पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर है, तो पता है ना dv बट्टे v मतलब पोटेंशियल, ग्रेडियंट मतलब जिसका संबंध दूरी के साथ हो, तो dv बट्टे dx को क्या बोलते हैं बुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, dv बट्टे dx। ओके, नहीं इसके बाद हाँ कैपेसिटर है ना। अब आप पोटेंशियल खत्म हो गया, अब हम लोग आते हैं कैपेसिटर वाले पर। कैपेसिटर में क्वेश्चन कह रहा है 20 में कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबको पता है Q बराबर सी भी, तो C बराबर क्या होगा, Q बट्टे भी, यानी सही ऑप्शन होगा ए नंबर, सिंपल। ठीक है, चलिए कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होगा, तो आपको पता है कि C बराबर होता है Q बट्टे भी। Q को बोलते हैं कुलम, V को बोलते हैं वोल्ट, और कुलम बट्टे वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फराड, यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C नंबर। अब इसका डायमेंशन भी हमसे पूछेगा, वो भी देख लेंगे। हाँ डायमेंशन कौन सा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसमें से मिला देंगे, डायमेंशन अभी मिला देंगे यहाँ पर। हाँ ये रहा, ठीक है, देखिए डायमेंशन कैसे मिलाएंगे। C बराबर होता है Q बट्टे भी। ठीक है, तो देखो C बराबर Q का होता है 80, ठीक है, और V, तो V का फॉर्मूला होता है वर्क बाई चार्ज, W बाई Q। ठीक है, तो देखो चार्ज का 80 और ये चार्ज फिर से ऊपर चला जाएगा, तो फिर से हो जाएगा 80, और वर्क का डायमेंशन आपको कई बार बता चुके हैं, ml स्क्वायर टी के पावर -2। अब ध्यान से देखिएगा तो आप क्या पाइएगा, m ऊपर जाएगा तो m के पावर -1, l ऊपर जाएगा तो l के पावर -2, और जब t ऊपर जाएगा तो -2, अब पहले से 2 बैठल है तो t के पावर 4, और एगो ए क्या हो जाएगा, a के पावर 2। तो देखिए तो बउआ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, कितना सिंपल है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कहता है यहाँ पर द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है ना, तो आपको पता है ना स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो बताइए, तो ये सब कांस्टेंट है, तो सी केवल किस पे डिपेंड करेगा, आर पर। तो बोल सकते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर, तो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, 24। अब यहाँ पे कहता है द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्जेज ऑन ए कैपेसिटर इज। तो आपको पता है ना एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर, ए नंबर। ठीक है, चलिए 25। अब कह रहा है कि एयर को छोड़कर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सबस्टेंस एक्सेप्ट एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन। तो आपको पता है ना एयर का 1 होता है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है E बट्टे ई नॉट। ओके, तो जब E को काट दीजिएगा यहाँ भी एयर हो जाएगा, तो एयर से कटेगा तो 1, तो जब भी किसी का होगा 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 1। ओके, ग्रेटर देन 1। 25 के बाद 26। अब कह रहा है कि यदि दो पैरेलल प्लेट के बीच के कैपेसिटी को मतलब दूरी को बढ़ाया जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो पहले फॉर्मूला देखिए, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D। तो अगर एक बात बताइए, C दूरी के साथ कैसे संबंध है, इनवर्सली। तो यदि तुम D का मान बढ़ाओगे तो C का मान क्या होगा, घटेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है। अब कह रहा है यदि आप ग्लास रॉड को डालिएगा, देखिए मैं ज़्यादा झंझट नहीं चाहता हूँ, मैं सीधा बात समझता हूँ। अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर आपने ग्लास का रॉड डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, कोई भी मीडियम डाल दिया, तो उसकी पक्की बात है कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात समझिए, अगर आपने कोई भी मीडियम डाला उसके अंदर कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, तो उसकी जो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। चाहे तुम रॉड डालो, कंडक्टर डालो, इंसुलेटर डालो, जो डालना है डालो, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। अब बताइए, अब कह रहा है
इफ़ ए मेटल रॉड इंसर्टेड बिटवीन अ प्लेट, अगर एक मेटल का रॉड हम इंसर्ट करते हैं किसी कैपेसिटर में तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, C जो है, ठीक है, C बराबर, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जब आप कैपेसिटर हैं, इसमें आपने कोई मेटल का प्लेट डाला, तो मेटल का प्लेट डालोगे तो इससे क्या होगा, देखो कैपेसिटर में यहाँ प्लस जमा करता है, यहाँ माइनस जमा करता है, ठीक, प्लस माइनस जमा करके अपनी शक्ति को बढ़ाता है। तुमने बीच में क्या कर दिया, कंडक्टर डाल दिया, ये कंडक्टर क्या करेगा पता है, इस प्लस को उठाकर इस माइनस से मिला देगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज का मोशन संभव है। तो ये प्लस को जब इस माइनस से मिला दिया तो प्लस और माइनस खत्म, वो अपना बॉन्ड बना के भाग गया। फिर ये बेचारा क्या हो गया, अकेले हो गया। फिर तुम प्लस दोगे, फिर वही काम करेगा। तुम जिंदगी भर इसको प्लस माइनस देते चले जाओ, ये जिंदगी भर उसको मिला मिला के तुम्हारे चार्ज को खत्म करते चले जाएगा। तो बताइए तुम इस पर कितना चार्ज दे सकते हो, तो आप बोलिएगा अनंत चार्ज दे सकते हैं। अनंत चार्ज देंगे या अनंत को मिला के कहानी खत्म कर देगा। चार्ज उसी को कहते हैं जो अकेला अकेला हो, अगर दोनों मिल जाता है तो बॉन्डिंग के बाद वो बॉडी पे चार्ज बचता नहीं है। तो तुम इस कंडक्टर पर कितना चार्ज दे सकते हो, तो क्या बोलिएगा बउआ, इन्फिनिटी। इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बउआ, इन्फिनिटी। कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो अगर आप किसी पर ये दीजिएगा अगर कैपेसिटेंस कंडक्टर डाल दीजिएगा तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। 29 में कह रहा है एक कंडक्टर है जो कनेक्टेड है, ठीक है, और कनेक्टेड के बाद उसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना, चार्जिंग के बाद उसको सेपरेट कर देते हैं। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि यदि किसी वस्तु को आप चार्ज करके उसको सेपरेट कर दीजिए तो उसका चार्ज कंजर्व रहेगा, लेकिन उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ खत्म हो जाएगी। चलिए इसको ऐसे समझाता हूँ। आप पावर बैंक को चार्ज कर लो, और पावर बैंक को तुमने जितना चार्ज किया है, क्या वो सारा तुम इस्तेमाल कर सकते हो दूसरे को चार्ज करने में, नहीं, कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पावर बैंक गर्म भी तो होगा, तार भी तो गर्म होगा, तो तुम्हारी जो एनर्जी है वो हीट के रूप में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जितना तुमने एनर्जी लिया था उतना एनर्जी तुम दे नहीं पाओगे। इसीलिए इसको कहा जाता है कि स्टोर एनर्जी विल बी रिमेन्स कंजर्व, गलत बात है। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, ये भी गलत बात है। बोथ एनर्जी एंड, है ना, हाँ, कह रहा है कि बोथ एनर्जी एंड चार्ज रिमेन्स कंजर्व, ये भी है, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या रहेगा बुआ, नन ऑफ दीज। यहाँ पर एनर्जी क्या होता है, कुछ ना कुछ डाउन होबे करेगा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है कि अगर किसी कैपेसिटर को क्वांटिटी रिमेन्स इन सीरीज, तो आपको पता है ना सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, इस तरह से होता है। तो जब सीरीज का कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है तो करंट एक जैसा होता है, मतलब चार्ज एक जैसा होता है, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो बताइए इसमें क्या कांस्टेंट होगा, चार्ज, क्योंकि चार्ज यही चार्ज सब में जाएगा। तो सीरीज में चार्ज एक जैसा होता है, पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखिए पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में चार्ज अलग अलग होता है और पोटेंशियल सेम होता है। जैसे कि पैरेलल देखो ना, ये वाला, तो चार्ज सब पर सेम जाएगा, बट पोटेंशियल क्या होगा वो, सॉरी, चार्ज सब पे डिफरेंट डिफरेंट जाएगा, Q1, Q2, Q3, लेकिन पोटेंशियल सबका क्या मिलेगा, सेम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या सेम रहता है, तो क्या बोलिएगा बुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये क्या मिलेगा आपको, सेम। 31 के बाद 32 नंबर, ओके 32 देखिए। अब यहाँ पे कहता है, सुनिएगा, n कैपेसिटर है और हमने इसको जोड़ा हुआ है किसमें बुआ, पहले पैरेलल में। किसमें जोड़ा हुआ है, पैरेलल में। तो आप बताइए n कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़िएगा तो यहाँ पर क्या आने वाला है। तो आप यहाँ देखिएगा, जब आपने इसको पैरेलल में जोड़ा था, ठीक है, तो पैरेलल का क्या आया था, तो Cp बराबर, ठीक है। तो आपने इसका बड़ा सिंपल तरीका पकड़ लिया था। क्या पकड़ लिया था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारे चार्ज को जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, याद आया। और Q बराबर क्या होता है, Cp, तो Cp का फॉर्मूला आया था C1 प्लस C2 प्लस जितना जितना रहे। आप कहते हो n की संख्या में है, तो Cp बराबर लिख सकते हैं n गुने C, 9C। और सीरीज का क्या था, तो सीरीज का था C बट्टे n, तो सीरीज का C बट्टे n था और उसका n गुने C था। अब दोनों का रेशियो चाहिए, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन टू कंडीशन। तो पहले क्या है बुआ, पैरेलल में है तो पैरेलल, फिर किस में है, सीरीज में है, तो पैरेलल को NC और इसको C बट्टे n, तो C से C कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा C नंबर, ठीक है। चलिए
कहता है 3 कैपेसिटर है, तीनों की वैल्यू C है और उसको पैरेलल में जोड़े। तो अभी तो बोले हैं कि पैरेलल का फॉर्मूला होता है NC, तो N की जगह 3 और इसके जगह C, तो क्या हो जाएगा B नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए। अब कहता है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है ना, तो कहता है सीरीज में मतलब CS का मान हमारे पास कितना है बुआ, 6 माइक्रोफराड। ठीक है, तो एक बात बताओ, कहता है पैरेलल में कितना होगा। तो पहले हमको ये बताइए, CS का फॉर्मूला होता है ना, अगर एक जैसा कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो सबकी वैल्यू C होनी चाहिए, प्रत्येक के कैपेसिटर की वैल्यू C है और कितनी संख्या में है N, जहाँ N की जगह 3 लिखा हुआ है और इसका इक्विवेलेंट मान कितना दिया हुआ है 6 माइक्रोफराड। तो एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ 6 को N से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ N का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 6 3 18, मतलब एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 18। आप कह रहा है अगर मैं इसको सीरीज में ना जोड़कर अगर मैं इसको पैरेलल में जोड़ दूँ, तो आप बताइए तो पैरेलल, तो CP बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा N गुने C, तो N की जगह 3 और C की जगह 18, तो 18 3 54, यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा C नंबर। कितना ईजी तो है, फालतू में परेशान होते हैं आप लोग। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि C की वैल्यू दी गई है, तो C की वैल्यू कितनी दी गई है 50 माइक्रोफराड और कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, तो V बराबर दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो एनर्जी स्टोर क्या होगा, तो U बराबर फॉर्मूला होता है हाफ CV², हाफ C के जगह 50 माइक्रोफराड और V के जगह 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में 50, तो 50 25, तो लिख सकते हैं 25 गुने 10 के पावर -6। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो 3 को शून्य हटा दे, ठीक है ना, 1 2 और 3, तो यहाँ से 3 को पावर भी हट जाएगा, तो जब 3 को पावर हट जाएगा तो आपको नहीं लग रहा है कि A नंबर ऑप्शन होगा। 2.5 10 के पावर -3, 6 घटेगा तो 3 बन जाएगा। ठीक है, चलिए 35 हो चुका है, बहुत जल्दी हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने मुकाम पे 36। अब कह रहा है 2 कैपेसिटर है C1 और C2, इसको कनेक्टेड किया गया है सीरीज में। किस में कनेक्टेड किया गया है सीरीज में, तो आपको बता चुके हैं ना सीरीज में क्या होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो C1 इंटू C2 और C2 प्लस C1 पलटा दीजिएगा तो CS बराबर क्या आ जाएगा C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। ठीक है, सिंपल है। जिस वक्त आप लोग इसको पढ़ रहे होंगे उसमें तक इतना आसान लग रहा होगा ना, अभी थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं आप लोग क्या कहते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। 2 कैपेसिटर है, प्रत्येक की कैपेसिटी C है और कनेक्टेड है किसमें सीरीज में, तो बताइए। तो आपको पता है ना CS का फॉर्मूला होता है C/N, C और N की जगह कितना दिया है 2, तो C/2। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। अगला कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इफ द सेवरल, बहुत सारे कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया है तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस किससे प्राप्त होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, CS का फॉर्मूला होता है बुआ, CS का है ना C/N और CP का होता है N गुने C। तो भाग देने पर वैल्यू घटता है और मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू बढ़ता है। तो आप बताइए आपको वैल्यू को मैक्सिमम करना है तो सीरीज चाहिए कि पैरेलल चाहिए, तो आप कहिएगा सर मैक्सिमम तो हमको मल्टीप्लाई से ही मिल सकता है, तो हमको पैरेलल चाहिए। तो सिंपल बात है, कौन सा हो जाएगा B नंबर 38 का 39। देखिए फिर से वही वाली बात है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में हम 3 माइका रख रहे हैं, तुम कुछ भी रखो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, इंक्रीज। चलिए 39 के बाद 40, यहाँ देखिए 40 कहता है एक कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और दोनों के बीच में रख रहे हैं। फिर से वही बात, C का फॉर्मूला होता है अपसाइलेंट नॉट अपसाइलेंट R A/D, तो यहाँ पर अपसाइलेंट R को K बोलते हैं। तो बताइए कितना गुना बढ़ गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि C समानुपाती है K के, क्योंकि देखो यहाँ पर ER की जगह क्या है K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो C किसके समानुपाती है, डायरेक्टली है, नीचे रहता तो इन्वर्सली, ऊपर है तो डायरेक्टली, तो C प्रोपोर्शनल K, यानी कितना गुना इंक्रीज कर जाएगा K गुना। ठीक है, डिक्रीज का तो खैर सवाल ही नहीं होता है। अब तो आप बताइए कैपेसिटर, तो आपको पता है ना, कह रहा है इसमें से कौन सा कांस्टेंट है, तो आपको पता है Q बराबर CV में कांस्टेंट कौन है, तो C है।
तो C बराबर क्या होगा Q बट्टे V, मतलब कि चार्ज बट्टे पोटेंशियल। तो टोटल चार्ज एडेड पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बुआ, हाँ चार्ज बट्टे पोटेंशियल। तो सही ऑप्शन कौन जाएगा, टोटल चार्ज बाई पोटेंशियल। ठीक है, टोटल चार्ज बाई पोटेंशियल 42। बहुत ईजी है भाई ये क्वेश्चन, तो बहुत ईजी है। ये कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी का। तो आपको नहीं लग रहा कि ये पैरेलल वाले को पहले सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा सो देखिए। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। तो आप बताइए, तो C1 की जगह क्या है 3 और इसके जगह 2, तो कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफराड। तो आप बताइए, इस दोनों को मिलाया तो 5 आया, और पहले से क्या मौजूद है 4। आप बताइए, दोनों को ऐड करेंगे तो सीरीज में है, तो 1/5 माइक्रोफराड प्लस 1/4 माइक्रोफराड, 5 चौका 20 माइक्रोफराड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 4, यानी पलट देंगे तो CS का मान कितना आ जाएगा। क्योंकि ये 1/CS है ना, हमको CS का मान चाहिए, तो पलटना पड़ेगा। तो 20 ऊपर चला जाएगा और 9 कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी 20/9, यानी A नंबर ऑप्शन। ठीक है, कितना सिंपल है। 42 के बाद 43 नंबर। आप कह रहा है कि अगर एक प्लेट है, सिंपल सी बात समझो, एक प्लेट है, एक प्लेट पे प्लस चार्ज है, एक प्लेट पे माइनस चार्ज है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्शन। तो ऐसे हालात में आपको बताना है कि फोर्स का फॉर्मूला इसमें से कौन होगा। तो आपको बताना है फोर्स का फॉर्मूला इसमें से कौन होगा, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q²/2ε0 इंटू A। आप देख लीजिएगा अपने ऑप्शन को, आपको बी नंबर लिखाया हुआ भी होगा खैर आपके कॉपी में। ठीक है, 44 देखिए, अब है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप। तो आपको बता चुके हैं कि Cp बराबर, शायद मैंने पढ़ाया था आपको कि याद होगा, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है N 1/3 इंटू C स्मॉल। यह आपको पढ़ाया हुआ कि छोटे छोटे ड्रॉप्स को मिला करके जब एक बड़ा ड्रॉप बनता है तो वो किस तरह से प्रभावित होता है। तो C बिग बराबर N के पावर 1/3 CS। तो N की जगह कितना है वो 64। तो 64 को लिख सकते हैं 8 के पावर 3, सॉरी 4 के पावर 3, 1/3, और एक CS का मान है 5। तो 3 से 3 खत्म, तो 4 × 5, तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफराड। तो बताइए, इतने ड्रॉप्स को मिलाइएगा तो टोटल ड्रॉप्स कितना का कैपेसिटी कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफराड। ठीक, आप लोग एक बार मिलाते चले जाइए। इसका देखिए, कहता है 3 के कंडेंसर है, कंडेंसर और कैपेसिटर ही कहते हैं, प्रत्येक की कैपेसिटी C है, तो सीरीज में कितना होगा। तो पढ़ा चुके हैं C/N, तो C/3, तो सही ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। ठीक है, चलिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मेटल का कितना होता है, तो बता चुके हैं इन्फिनिटी। अभी तो बताया ना थोड़ी देर पहले कि अनंत तक वो चार्ज रख सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मेटल में कितनी होगी, इन्फिनिटी। 47 कहता है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटी इज इंक्रीज। तो अगर कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो आपको पता है ना, C का फॉर्मूला होता है εr A/d। तो कह रहा है एरिया को प्लेट का एरिया बढ़ाकर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को घटाकर, तो ये तो घटाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा, एरिया को घटाकर कहानी खत्म हो जाएगा क्योंकि एरिया डायरेक्टली है। उसके बाद डिस्टेंस को बढ़ाकर, डिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मजबूरी है कि आपको एरिया को बढ़ाइएगा तो कैपेसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा A नंबर। ठीक है, तो 47 का A। अगला है ऐसा यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है। देखो बुआ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसको कहते हैं जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, उसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है न्यूटन पर कूलम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा A नंबर। ठीक है, चलिए अगला। 1 फराड किसके बराबर है, तो बता चुके हैं C बराबर Q/V। C को फराड कहते हैं, चार्ज को कूलम कहते हैं, वोल्ट को वोल्ट कहते हैं। तो 1C और ऊपर आएगा तो क्या लिखेंगे 1, अब V के पावर -1, यानी सही ऑप्शन होगा B नंबर। ठीक है, 49। 50 में कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस अर्थ का रेडियस का क्या होगा। तो अभी तो बता चुके हैं C बराबर 4πε0 × R।
किसी भी कंडक्टर का, और धरती भी क्या है, गोल है, तो आपके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी वाला। कुछ नहीं भाई, आराम से, बोर्ड एग्जाम से डरने का नहीं। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कंडक्टर का, हाफ CV²। इतना फेमस है कि क्या बताएं, आप लोग सवाल भी बनाए हुए इस पर। इसमें कहता है कि इसमें से फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी। तो कितनी बार तो लिखवा दिया, अब साइलेंट नॉट A/D, तो अब साइलेंट नॉट A/D, ए नंबर, ठीक है। 52, चलिए 52 के बाद कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव पर, है ना, कि सब्जेक्टिव कैसे बनाना है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या पूछा, तो ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्टिव में आपसे पूछ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखो, है ना, उसका यूनिट एंड डायमेंशन। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो, डिनोट किससे करते हैं वो लिखो, फॉर्मूला लिखो, यूनिट एंड डायमेंशन लिखो, ठीक है। जैसा कि मैं, एक बच्चे ने लिखा है, मैं आपको उसकी कॉपी दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे उसने लिखा है उसी के आसपास हमको रहना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको उसका कॉपी दिखाता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, बच्चे का कॉपी दिखा रहा हूं, ये देखिए उसका कॉपी। इन्होंने क्या किया, अपना आंसर लिखा कि किस तरह से इसको क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। डिनोट किससे करता है, यूनिट एंड डायमेंशन। आराम से इसको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, उसके 2 प्रॉपर्टीज को लिखिए। तो देखिए उस बच्चे ने क्या किया, इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन लिख दिया, एक प्रॉपर्टीज ये लिख दिया, दूसरा प्रॉपर्टीज ये लिख दिया, हो गया। चलिए अब सवाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिख दिया, एनर्जी का डेफिनेशन लिख दिया और उसका फॉर्मूला लिख दिया। डायरेक्ट लिखा क्योंकि छोटा क्वेश्चन था ना, 2 नंबर का था, इसलिए लिख दिया। अब कहता है कि इस रिलेशन को प्रूफ कीजिए। बड़ा VVA क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, तो बस इस रिलेशन के बारे में लिख करके देखिए उस बच्चे ने कैसे प्रूफ किया इसको, ठीक है। जो कॉपी में लिखा हुआ था लिख दिया। अब आया है कि इस्टेब्लिश कीजिए एक्सप्रेशन किसके बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा। तो देखिए उसने क्या किया, कितना अच्छा डेफिनेशन फॉर्मूला बना दिया। ये मैं आपको डार्क में दिखा रहा हूँ, अगर आपको चाहिए होगा कि नहीं सर मुझे इसका क्लीन वर्जन दिखा दीजिए, तो ये देखिए इसका क्लीन वर्जन, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, पूरा क्लीन वर्जन है ये। थोड़ा सा मेरा स्कैन करने में इसको दिक्कत हो रहा था, डेट्स वाई, लेकिन इसका आपको PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मैं आपको दे देने वाला हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर कैसे कितना अच्छा पिक्चर बनाया, एक्सप्लेन किया इसको। यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो पूरा एकदम स्पेस लिया, बढ़िया से सारे पॉइंट को कवर अप किया कि हाँ भाई कहाँ पर क्या हो रहा है। अब V = 0, सारे पॉइंट भी लिख दिए। अगला, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। देखिए उसका डेफिनेशन, यूनिट डायमेंशन, रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, दोनों लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सेकंड प्लेट का क्या काम है। बिहार बोर्ड में पूछा हुआ 2 बार क्वेश्चन है। देखिए पिक्चर बनाकर कितना अच्छा से यहाँ पे लिख दिया। कैसे नहीं एग्जाम में इसको नंबर देगा, न्यूटन का स्टूडेंट है भाई, है ना। कॉपी बनाना और उसके अंदर एक प्यार, एक इमोशन को ठूस देना, वो बहुत अलग बात होती है, ठीक है ना। तो वो आपको दिखाई देगा। आपको लगता है कॉपी पर सर लिखवा दिए हो गया, नहीं, तुम किस तरह से कॉपी पर लिख पाते हो ये इंपॉर्टेंट है। और ये सब में नहीं होता है, कुछ बच्चे अपने अंदर क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं टीचर्स की मदद से। तो अब यहाँ पे सवाल है कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, या आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। दोनों को एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से। अब सवाल है किसी कैपेसिटर कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है, यूनिट एंड डायमेंशन लिखिए, लिख दिया। यहाँ पर 2 फैक्टर बताइए जिसपे कैपेसिटर डिपेंड करता है, इन्होंने 3-4 लिख दिया, बताइए ये ना होता है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसे कहते हैं, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बताइए, डेफिनेशन, फिगर एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे कि कैसे एनर्जी आया। उसके बाद स्फेरिकल कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बताइए, ये देखिए आपके सामने लिख दिया बच्चे ने, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। उसके बाद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या है, ये देखिए, ये पूछा हुआ भी है बिहार बोर्ड में, इस साल पूछा 2023 में, इसीलिए ध्यान से इसको देखिए कैसे हम लोग तैयार करके रखते हैं। उसके बाद अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तो एक तो पहली बात कैपेसिटी बताओ और सारे केस भी बताओ। तो देखो इस बच्चे ने एक तो कैपेसिटी और सारे केसेस को भी डिस्क्राइब किया है कि कंडक्टर रहेगा तो क्या होगा, वो रहेगा तो क्या होगा। बिल्कुल भाई न्यूटन का स्टूडेंट है ना भाई, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, इसकी एनर्जी स्टोर निकाल के दिखाइए बिना किसी मीडियम का डाले हुए। तो देखिए वो भी निकाल के दिखा दे, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और हमारा ये खत्म हो गया। तो बस इतना ही आपका 2 नंबरी और 5 नंबरी इंपॉर्टेंट था, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको ये लिखा है नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जा रहा है, PDF भी मिल जा रहा है। उसके बाद इसके पूरे वैल्यू जितने भी PDF का जो सॉल्यूशन था वो भी है, तो जाके वहाँ से ले लीजिए। आज के लिए बस इतने, अगली मुलाकात होगी तो उसमें तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, इसको बना के तीसरे पे लग जाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।